हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीके जीएस का मॉक टेस्ट नंबर 2, जो कि आगामी एनटीपीसी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का यहाँ पे मैंने कलेक्शन लिया। तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिए और इस वीडियो के एंड में मैं आपसे 5 क्वेश्चंस भी पूछूंगा, जो कि आपको कमेंट्स करके नीचे उसका राइट आंसर देना। अगर आपने इससे पहले का सेट 1 नहीं देखा तो उसको आप ज़रूर देखें, क्योंकि काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस का संग्रह जो कि एग्जाम्स में डायरेक्ट आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, तो रेगुलर फॉलो करते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि नगोबा जत्रा भारत का दूसरा सबसे बड़ा आदिवासी त्यौहार किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है। तो देखिए, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तेलंगाना में ये मनाया जाता है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। और मैं आपको साथ ही साथ बता दूं कि ये तेलंगाना में किस जिले में किस गांव में मनाया जाता है। तो तेलंगाना के आदिलाबाद जिले के केसलापुर गांव में ये मनाया जाता है, जो कि 10 दिन का ये हिंदू आदिवासी त्यौहार है। ठीक है, याद रखेंगे। क्लियर। सेकेंड क्वेश्चन ये कह रहा है कि कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है। कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो मैं आपको बता दूं, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑन्कोलॉजी कहते हैं। कैंसर का अध्ययन ऑन्कोलॉजी कहलाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है कि निम्न में से कौन सी ग्रंथि वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और साथ ही साथ एक और रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें, ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे साथ जुड़े और आपकी जो प्रिपरेशन है वो काफ़ी हाई लेवल पे हो सके। ठीक है, तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो फिलहाल बात करें इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर का, तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, यानी कि थाइमस। मैं आपको बता दूं कि मनुष्य में बुढ़ापा जो आता है वो थाइमस ग्रंथि के लुप्त होने के कारण ही आता है। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। एक क्वेश्चन और पूछा ये जाता है कि थाइमस ग्रंथि से कौन सी हार्मोन का स्राव होता है। तो थाइमोसिन नामक हार्मोन निकलता है इसी ग्रंथि से, थाइमस ग्रंथि से। ठीक है। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार जुड़े हुए हैं तो आपने अगर हमारे बायोलॉजी का मास्टर वीडियो नहीं देखा तो उसको देख लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी अच्छे अच्छे बायोलॉजी का मैंने क्वेश्चन उसमें दिया हुआ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित स्थानों पर, यानी कि अंग्रेजों ने निम्नलिखित स्थानों पर जिस क्रम में अपने व्यापार स्थापित किए थे उनका सही कालक्रम आपको बताना है। तो क्या होगा सही आंसर। तो इसके लिए एक छोटा सा मैं ट्रिक बनाया है, उस ट्रिक को हम कहते हैं सुर में बग। ठीक है, सुर में बग। अगर आप इस लाइन को याद रखते हैं तो काफ़ी ईजी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखिए, सुर का मतलब पहले सूरत, में मतलब मद्रास, और ब मतलब बम्बई, और क मतलब कलकत्ता, यानी कि सूरत, मद्रास, बम्बई, कलकत्ता। 1 3 2 और 4 कुछ इस तरह से आएगा। 1 3 2 4, 1 3 2 4 कहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बताइए, कोई दिक्कत नहीं, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में कौन सी जोड़ी यहाँ पे चुनाव करें, यानी कि जोड़ी का चुनाव करना है। तो बताइए कि कौन यहाँ पे सही है, यानी कि सही जोड़ी आपको देखना है कि राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा। चलिए एक एक करके देख लेते हैं। लोथल बिल्कुल सही है कि गुजरात में पड़ता है, करेक्ट है। बनवाली राजस्थान, ये गलत है। बनवाली जो पड़ता है वो हरियाणा में स्थित है, ना कि राजस्थान में। कालीबंगन की बात करें तो राजस्थान, ये बिल्कुल सही है। यानी हम यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट और थर्ड सही तरीके से मैच किया गया, इसलिए ऑप्शन नंबर हम सी को टिक करेंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं, याद रखेंगे। ठीक है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 6 में निम्नलिखित में से कौन सी संधि ने पेशवा बाजीराव द्वितीय के स्वतंत्र अस्तित्व को समाप्त कर दिया। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। बताइए कि बाजीराव द्वितीय के स्वतंत्र अस्तित्व को समाप्त कर दिया, कौन सी संधि। तो उस संधि का नाम क्या था, बेसिन की संधि, ऑप्शन नंबर सी। पहली क्वेश्चन ये बन सकता है कि बेसिन की संधि कब हुआ था। तो बेसिन की संधि 1802 में, ध्यान रखेंगे 1802, 31 दिसंबर 1802। ठीक है, क्लियर। अब देखिए यहाँ से पहला क्वेश्चन तो ये बनता है। पहला अगर क्वेश्चन ये कि पुरंदर की संधि, अगर पुरंदर की संधि मैं 1665 कहूँ तो कुछ लोग कहेंगे आप गलत बता रहे हैं, 1776। अगर मैं 1776 बोलूँगा तो आप कहो कि 1665। एक्चुअली होता दोनों है, लेकिन थोड़ा सा समझना आपको ज़रूरत है। देखिए, 1665 जो था वो छत्रपति शिवाजी और जयसिंह के बीच हुआ था, जयसिंह प्रथम के बीच हुआ था 1665 में पुरंदर की संधि। क्लियर, ध्यान रखेंगे। उसी तरह से अगर हम बात करें 1776, तो मराठों और ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य फिर से हुआ था जो कि पुरंदर की संधि। तो ये दोनों ही सही है, दोनों आपको याद रखना है। क्लियर।
अब बात करते हैं बड़गांव की संधि। बड़गांव की संधि कब हुआ था? तो देखिए ध्यान रखेंगे, बड़गांव की संधि 1779 में, 1779 में। क्लियर। उसी तरह से सलबाई की संधि, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चंस में देखें तो चारों में यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो पेपर में मिलता है देखने को, सलबाई की संधि। सलबाई की संधि 1782, और ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इसी संधि के तहत प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का समापन हुआ था। ये आप याद रखेंगे, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का समापन जो हुआ था वो 1782 के सलबाई संधि के तहत। तो इतने सारे क्वेश्चंस में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है। अगला प्रश्न, लेज़र का जो लेज़र अक्षर आप देख रहे हैं इसका विन्यास क्या, यानी कि इसका पूर्ण रूप अगर हम देखें तो क्या होगा? लेज़र का फुल फॉर्म क्या होता है? तो मैं आपको बता दूं कि लेज़र का फुल फॉर्म होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, यानी ऑप्शंस ए को हम टिक करेंगे, ऑप्शंस ए विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि निम्नलिखित गैसों में से कौन सी गैस पृथ्वी पर ग्रीन हाउस गैस के प्रभाव के लिए जिम्मेदार है? तो देखिए, ग्रीन हाउस गैस के लिए जो जिम्मेदार होती हैं वो जल वाष्प के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी ऑप्शंस ए को टिक करेंगे, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, इसको आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, ग्रेनाइट किसका उदाहरण है? चट्टान से रिलेटेड मैंने अपने वेबसाइट पे भी और साथ ही साथ इस चैनल पे भी अलग से वीडियो बना रखा है, तो अगर आप ट्रिक से याद करना चाहते हैं चट्टानों के प्रकारों को तो आप उनको याद रख सकते हैं। आप सर्च कर लीजिएगा चट्टानों के प्रकार बाई ऑनलाइन स्टडी जोन, आपको मिल जाएगा एक ट्रिक वाली वीडियो, उसके साथ आप याद रख सकते हैं। तो फिलहाल मैं आपको बता दूं कि ग्रेनाइट जो होता है वो अग्नेय चट्टान है। ठीक है, अग्नेय चट्टान है। अगर उस ट्रिक को मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन करूँ, अग्नेय चट्टान के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, तो आप इसको याद रख सकते हैं, ग्रे बेबी साइना। ठीक है, ग्रे बेबी साइना। अब मैं आपको थोड़ा सा इसका जो कि पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करके बताता हूँ। देखिए, ग्रे का मतलब हम दो चीज़ याद रख सकते हैं, एक तो ग्रेनाइट आता है और एक ग्रेबो आता है, दोनों ही की दोनों जो आपका अग्नेय चट्टान के अंतर्गत है। ठीक है, बे की बात करें तो बे से बेसाल्ट हो सकता है, याद रखेंगे बेसाल्ट, और बी का मतलब विटुमिनस कोयला, विटुमिनस कोयला भी अग्नेय चट्टान के अंतर्गत ही आता है। उसी तरह से हम बात करें साइना यानी कि साइनाइट। ठीक है, साइनाइट जो होता है वो भी अग्नाशय चट्टान है। तो इस ट्रिक की मदद से आप याद रख सकते हैं कि अग्नेय चट्टान के अंतर्गत कौन कौन सी चट्टानें आती हैं। क्वेश्चन नंबर 10, विश्व स्वास्थ्य पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? और यहाँ पे मैं थोड़ी सी ये जान सकता हूँ कि कुछ लोग तो बिल्कुल है इसमें गलत करेंगे। विश्व स्वास्थ्य पर्यावरण दिवस जो कि कुछ लोग टिक करेंगे 5 जून को। अरे 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है, यहाँ पे मैंने स्वास्थ्य लगा रखा है। तो स्वास्थ्य जो आता है वो 26 सितंबर को आता है, और यही सब पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने होते एग्जाम्स हॉल में। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक आप करेंगे तो बहुत बड़ी गलती करके आ सकते हो। देखिए, मैं आपको बता दूं कि विश्व स्वास्थ्य पर्यावरण दिवस जो होता है वो विश्व में पर्यावरणीय स्वास्थ्य के महत्वपूर्ण कार्यों पर प्रकाश डालने के लिए मनाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। काफ़ी अच्छा प्रश्न ये बन सकता है कि प्रत्येक वर्ष 26 सितंबर को। अच्छा, 28 फरवरी को क्या होता है? 28 फरवरी को हम लोग राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं, ध्यान रखेंगे। 16 मई को 2 चीज़ मनाया जाता है, पहला प्रकाश दिवस और साथ ही साथ एक और जो कि सिक्किम दिवस के रूप में भी मनाते हैं। तो ये दो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है शब्द टी। ठीक है, टी जो है वो किस खेल से संबंधित है? देखिए, इसको याद रखने के ज़्यादा आपको कुछ सोचना नहीं है। आपने गोल्फ का स्टिक देखा, गोल्फ का जो स्टिक होता है किस तरह से होता है? इस तरह से होता है। ठीक है, इसी को टी बोला जाता है। गोल्फ का जो स्टिक होता है इसी को हम लोग टी बोलते हैं। तो गोल्फ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। अगला क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया गया कि राजगृह की राजकीय चिकित्सक जीवक जिससे गणिका के पुत्र के रूप में माना जाता है, उस गणिका का नाम क्या था? बताइए। गणिका के पुत्र थे राज्य के चिकित्सक जीवक जो थे वो एक गणिका के पुत्र थे। तो उस गणिका का नाम पूछा जा रहा है क्या थे? तो सालावती उनका नाम था, सालवती। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा सालवती। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न ये कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या दी गई है। उनकी व्याख्या बताइए कि कहाँ पर की गई है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों और मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। ठीक है, और काफ़ी लोग डिमांड भी ये भी कर रहे थे कि मैथ्स का स्टार्ट करें। अरे यार, मैथ्स का मैंने क्लास स्टार्ट कर दिया, अगर आपने नहीं देखा है तो मैथ्स स्टार्ट किया जा चुका है, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो मैथ्स भी फॉलो करते रहिएगा। अगला प्रश्न ये कि भारतीय संघवाद को सरकारी संघवाद किसने कहा था? इसका पीडीएफ आपको कल टेलीग्राम ग्रुप पर प्रोवाइड कराया गया था। जिन लोगों ने नहीं डाउनलोड किया है तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, और साथ ही साथ वहाँ पे आपको सारी पीडीएफ प्रोवाइड कराई जा रही है। ठीक है, भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद जी ऑस्टिन ने कहा था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सी गणित विषय पर लिखित एक मध्ययुगीन कह सकते हैं, मध्ययुगीन भारतीय पुस्तक है। गणित पर लिखी गई, ध्यान रखेंगे क्वेश्चंस डायरेक्ट पूछा जाता है कि जो लीलावती है, ठीक है, लीलावती जो है वो किस विषय पर आधारित है। तो ध्यान रखेंगे लीलावती एक गणित पर विषय पर आधारित है। तो यहाँ से मेरा एक क्वेश्चन और ये कि लीलावती के लेखक कौन थे। लीलावती के लेखक जो थे भास्कराचार्य, याद रखेंगे भास्कराचार्य। क्लियर। अगला क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और कई लोग इस क्वेश्चन में गलती करते हैं कि किलोवाट घंटा। अब वो वाट देखते हैं और बहुत जल्दीबाजी में वो गलती करते हैं कि विद्युत शक्ति को टिक करके आ जाएंगे। अरे वाट जो होता है वो यहाँ पे किलोवाट घंटा जो होता है वो विद्युत ऊर्जा का मात्रक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर होगा। इस पॉइंट्स को आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि 100 वाट की बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली का खर्च क्या होगा, बताइए। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो इसके लिए छोटा सा आपका फॉर्मूला होता है वाट गुने घंटा, ठीक है, वाट गुने घंटा, और हम इसको 1000 से डिवाइड कर देते हैं ताकि यूनिट निकालने के लिए, ठीक है। तो किलोवाट घंटा में हम यहाँ पे निकालते हैं, देखिए ये वाट है और ये आपका घंटा है, तो हम इसको किलोवाट घंटा में निकालेंगे क्योंकि बिजली का जो खर्च निकलता है वो घर में आपका जो भी खर्च आता है वो किलोवाट घंटे में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखिए अगर रखते हैं 100 और गुने में 10 करते हैं और नीचे फिर से आपका 1000, तो ऊपर से 3 जीरो नीचे 3 जीरो खत्म, 1 यूनिट आया, और 1 यूनिट जो आता है वही हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर, याद रखेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अधिक श्यान है। तो देखिए अधिक श्यान का मतलब क्या हुआ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि श्यानता होता क्या, ठीक है। श्यानता यानी कि विस्कोसिटी जिसको कहते हैं, यहाँ पे श्यान लिखा गया। तो देखिए श्यान का मतलब ये होता है कि सिंपल से एग्जांपल समझते हैं। एक मान के चलिए कि एक पानी है, अगर मैं किसी चलो यहाँ पे एक टेबल है, ठीक है, और इस टेबल से मैं जग से अगर पानी गिराता हूँ, कोई अगर जग से मैं पानी गिराता हूँ तो क्या होगा, पहले पानी जो गिरेगा वो इस लेयर से चलेगा, ठीक है, और कुछ पानी आप देखोगे थोड़ा आगे बढ़ेगा, लेयर के ऊपर लेयर चढ़ता है, और इसी लेयर के मध्य जो लगता है उसको श्यान बल कहा जाता है, ठीक है। लेयर के मध्य जो दोनों परतों के मध्य जो बल लगता है उसको श्यान बल कहा जाता है। तो इसमें यही पूछा रहा है कि कौन सबसे अधिक श्यान होगा। देखिए अगर हम यहाँ पे देखें शहद, तो शहद क्या होता है कि अगर आप शहद को यहाँ पे गिराते हो तो ये ज़्यादा दूर तक नहीं बढ़ता है। क्यों? क्योंकि दोनों परतों के मध्य जो श्यान बल लगता है वो काफ़ी अधिक लगता है, इस वजह से वो दोनों ज़्यादा दूर तक नहीं जाता। लेकिन अगर हम पानी को देखें तो पानी के दोनों परतों के मध्य बहुत कम श्यान बल लगता है, जिस वजह से पानी काफ़ी दूर तक चली जाती है बहते हुए, लेकिन शहद ज़्यादा दूर तक नहीं जाएगा। अगर यही देखें इन सभी में सबसे ज़्यादा श्यान कौन है, तो वो है शहद। आई होप कि आप ये बात समझ रहे हैं कि मैं यहाँ पर क्या कहना चाहता हूँ। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वेंचुरी मीटर जो है, आपको बताना है कि वेंचुरी मीटर कह सकते हैं, वेंचुरी मीटर कह सकते हैं, किसके सिद्धांत पर कार्य करता है। बताइए कि वेंचुरी मीटर किसके सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है। सबसे पहला बात आपके माइंड में ये अब तक आया होगा कि जो वेंचुरी मीटर है ये इसके हम लोग किस तरह से यूज़ करते हैं। तो वेंचुरी मीटर का प्रयोग जल के प्रवाह की दर को मापने के लिए किया जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रयोगशाला से खेतों तक योजना का क्या तात्पर्य है। प्रयोगशाला से खेतों तक योजना का तात्पर्य क्या है। तो इसका सिंपल सा मतलब ये होता है कि प्रयोगशाला में हुए नए शोधों, ठीक है, जो भी प्रयोगशाला में नए शोध हुआ उस कार्यों का जानकारी किसानों तक देना। हो गया ना कि प्रयोगशाला से खेतों तक, क्लियर, किसानों को देना, इसलिए ऑप्शन नंबर हम बी को टिक करेंगे। काफ़ी अच्छा प्रश्न बन सकता है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन ये कि डॉल्फिन को किस में वर्गीकृत किया गया। बताइए कि डॉल्फिन को किस में वर्गीकृत किया गया है। तो डॉल्फिन को हम लोग स्तनी में रखते हैं, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो अब किस लिए वेट कर रहे हैं भैया जी, आपसे हमने रिक्वेस्ट किया, अब इतने अच्छी मटेरियल्स मैं आपको दे रहा हूँ तो एक लाइक तो कर ही सकते हैं यार, लाइक कर दीजिए, अच्छा लगता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुरोध पर 1938 के अंत में बनाई गई राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष कौन थे। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो मैं आपको बता दूं कि 1938 में जो कह सकते हैं सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष बनाए गए थे जवाहरलाल नेहरू। यानी ऑप्शन नंबर हम इस क्वेश्चन का सी को टिक करेंगे। क्लियर, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि वह कौन सा निर्णायक युद्ध था जिसमें अंग्रेजों ने डचों को हरा दिया, जिस कारण डचों की भारत में चुनौती खत्म हो गई।
तो वो युद्ध था वेदरा का युद्ध और हुआ कब था 1759 ईस्वी। ठीक है, 1759 ईस्वी। और यहाँ पे जितने भी युद्ध दिए गए उन सभी को याद रखेंगे। बक्सर का युद्ध 1764, प्लासी का युद्ध 1757, सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाला 1757, और वांडीवस का युद्ध 1760। इन सभी ईस्वी को याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि हाल ही में बापू द अनफॉरगेटेबल नामक पुस्तक लॉन्च हुई है। इस पुस्तक का विमोचन किसने किया? बताइए कि बापू द अनफॉरगेटेबल नामक पुस्तक का लॉन्चिंग हाल ही में हुआ है, तो इस पुस्तक के विमोचन किसने किया? तो इस पुस्तक का विमोचन किया गया मनीष सिसोदिया, यानी कि दिल्ली के उप जो मुख्यमंत्री हैं कह सकते हैं मनीष सिसोदिया जी के द्वारा ये जो कि विमोचन किया गया। ठीक है, अगला प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि किस राज्य ने ऑनलाइन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म डिस्टावो लॉन्च किया? तो हाल ही में ई लर्निंग जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है डिस्टावो लॉन्च किया गया, किस राज्य के द्वारा? बताइए। तो ये लॉन्च किया गया गोवा के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा, गोवा के जो सीएम है प्रमोद सावंत के द्वारा। क्लियर, अगला प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रॉबर्ट क्लाइव और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बीच इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? तो बताइए कि राइट आंसर क्या होगा। इलाहाबाद की संधि जब हुई थी कह सकते हैं ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं, 1765। ठीक है, ध्यान रखेंगे 1765। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? साहित्य के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ 2020 किसे दिया गया? तो नोबेल प्राइज़ 2020 मिला है किसे? जो कि साहित्य के क्षेत्र में, लिटरेचर के क्षेत्र में लुईस ग्लुक को। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, लुईस ग्लुक। अब बात करते हैं कि इनको किस लिए दिया गया। तो उनको यह पुरस्कार जो कि उनकी अनमिस्टेकेबल पोएटिक वॉइस के लिए, यानी कह सकते हैं कि बेमिसाल काव्यात्मक आवाज़ के लिए इनको ये दिया गया। और ये लुईस ग्लुक किस देश की हैं? तो ये एक अमेरिकी नागरिक हैं। ठीक है, अमेरिका से बिलोंग करती हैं, याद रखेंगे। अब यहाँ पे देखिए जो तीन नाम बाकी आपको दिख रहा है, ये तीनों के तीनों फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ 2020 दिया गया। ठीक है, भौतिकी के क्षेत्र में 2020 का नोबेल प्राइज़ इन लोगों को मिला है, तो इन नाम को याद रखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि सारला पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? तो बताइए कि सारला पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? तो सारला पुरस्कार जो मिला वो नित्यानंदन नायक को मिला। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। वासुदेव मोही को हाल ही में जो कि 29वां सरस्वती सम्मान दिया गया था। इनकी पुस्तक जो कि काव्य संग्रह था चेकबुक के लिए। ठीक है, इशिका चौधरी को हाल ही में जो कि कह सकते हैं इनको मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा एकलव्य पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, एकलव्य पुरस्कार। तो इन सभी चीज़ों को याद रखेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? ग्राम पंचायतों के गठन। और ये क्वेश्चन इतना बार पूछा गया, कोई अनुच्छेद में ज़्यादा पूछा जाता है तो सबसे ज़्यादा यही क्वेश्चन रिपीट होता है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 40। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए क्या है? निम्न में से किस देश ने हाल ही में पहली एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम फर्स्ट का सफल परीक्षण किया? रुद्रम फर्स्ट का सफल परीक्षण हाल ही में किस देश के द्वारा किया गया? और वो देश कोई और नहीं, खुद हमारा भारत है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। रुद्रम जो है इसका जो विकसित किया गया डीआरडीओ के द्वारा विकसित किया गया और इसका सफल परीक्षण उड़ीसा के बालासोर से किया गया। ठीक है, अगला प्रश्न। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? बताइए संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को किसने प्रस्तुत किया था? अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि देखिए एनटीपीसी का एग्ज़ाम्स होगा और उसमें मैं ये मान करके चलता हूँ कि आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चंस थोड़ा ज़्यादा रहेंगे, तो करंट अफेयर्स पे आप ज़्यादा फोकस करें। ठीक है, तो इस क्वेश्चंस का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर हम कह सकते हैं कि जवाहरलाल नेहरू। उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। ठीक है, अगला प्रश्न। आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया था और मैं आपको बता दूं कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला जो पहला राज्य था वो आंध्र प्रदेश ही था, जो कि 1953 में। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे कम किस देश के साथ साझा करता है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे कम, ध्यान रखेंगे सबसे कम की बात की जा रही है, सबसे कम किस देश के साथ साझा करता है? और वो देश है अफगानिस्तान। ऑप्शन नंबर बी, अफगानिस्तान के साथ सबसे कम करीब करीब 106 किलोमीटर का साझा होता है और सबसे अधिक की बात करें तो बांग्लादेश के साथ करीब 40-96 किलोमीटर। ठीक है, 40-96 किलोमीटर। क्लियर, अगला प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पोताश्रय जो कि प्राकृतिक पोताश्रय नहीं है? तो यहाँ पे ध्यान देगा, प्राकृतिक पोताश्रय यानी कि प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है।
तो देखिए मैं आपको बता दूं, कोचीन, मुंबई और पारादीप ये तीनों के तीनों हम कह सकते हैं कि एक प्राकृतिक बंदरगाह है, लेकिन चेन्नई जो आता है वो आपका कृत्रिम बंदरगाह के अंतर्गत आता है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है और राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। तो बताइए कि प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी वो कौन था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय था जो कि परम भागवत की उपाधि धारण की थी। क्लियर, अगला प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है। बताइए कि धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की जो दर है वो क्या है। तो भू राजस्व की दर 1/6 यानी ऑप्शन नंबर डी होगा बिल्कुल सही। धर्मशास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि भू राजस्व की जो दर होगी 1/6 होगा। अगला प्रश्न है कि कृष्णा नदी जल विवाद के समाधान हेतु कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण की स्थापना कब की गई थी। तो बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, कब किया गया था। तो बता दूं क्या, इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1969 में किया गया था। लेकिन इसने इस जो कि कह सकते हैं कि जल विवाद न्यायाधिकरण जो समिति बनी थी, तो समाधान की जो समिति बनी थी, इसने अपनी रिपोर्ट कब पेश की थी। तो रिपोर्ट 1773 में, जिसका प्रकाशन जो किया गया था वो 1976 में किया गया था। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, अगला प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सूक्ष्मजीवीय किस्म के संवर्धन का संग्रहण केंद्र कहाँ स्थित है। सूक्ष्मजीवीय किस्म के संवर्धन का संग्रहण केंद्र कहाँ स्थित है। तो ये स्थित है चंडीगढ़ में, यानी ऑप्शन नंबर डी को टिक करेंगे। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत की गई थी। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत की गई थी, बताइए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हम किसे टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर बी को, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, जिसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता थी अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली। मैंने अधिनियम से रिलेटेड वीडियो बना रखा है, मॉडर्न हिस्ट्री का प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हैं, वहाँ पे आपको मिल जाएगा और अधिनियम से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को आप वहाँ पे देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 जो कि लास्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन को भारत में 1938 में भेजा गया था। उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे। बताइए, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्टेनली ब्लैडविन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, और क्लेमेंट जो रिचर्ड एटली थे वो स्वतंत्र भारत यानी कि भारत के स्वतंत्रता के समय ये प्रधानमंत्री थे। और विंस्टन चर्चिल की बात करें तो ये जो कह सकते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय थे। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें जो कि आपको याद रखनी है। तो यहाँ पर हम लोगों ने 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किया और आप नीचे कमेंट्स करके बताइए कि आउट ऑफ 40 से आपकी स्कोरिंग क्या रही और वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट्स करके बताएंगे और क्या इंप्रूवमेंट चाहिए वो तो आपको ज़रूर बताना चाहिए। अब आपके लिए क्यूज क्वेश्चंस, अगर आपने सारे क्वेश्चंस को ध्यान से सुना ध्यान से समझा होगा तो अब यहाँ पे आपके लिए उन्हीं सभी में से मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस दिया। ठीक है, जिसका कमेंट्स करके आपको राइट आंसर देना है। फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि थाइमोसिन नामक हार्मोन का स्राव कहाँ से होता है। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, थाइमोसिन यहाँ पे होना चाहिए। थाइमोसिन नामक हार्मोन का स्राव कहाँ से होता है, फर्स्ट क्वेश्चन ये कमेंट्स करेंगे। सेकंड क्वेश्चन ये कि पुरंदर की संधि 1776 किन के बीच हुआ था, मैंने आपको काफ़ी अच्छे तरीके से बताया भी था। थर्ड क्वेश्चन से कि लीलावती के लेखक कौन है, बताइएगा, जो कि कह सकते हैं कि गणित की एक पुस्तक थी, गणित विषय की। तो बताना है आपको कि लीलावती के जो कि लेखक कौन है, मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि जल की प्रवाह दर मापी जाती है किस यंत्र से, नीचे कमेंट्स करेंगे। और अगला क्वेश्चन ये कि देश ने हाल ही में पहली एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम फर्स्ट का सफल परीक्षण किया है, तो यह किसके द्वारा विकसित किया गया था, ये भी मैंने आपको बता दिया। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आज की वीडियो जो है वो काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर किया कीजिए, जहाँ पे आप शेयर करना चाहो वहाँ पे शेयर कीजिए। इसका PDF मैंने टेलीग्राम ग्रुप पर कल प्रोवाइड कराया था, जो कि सेट 1 का आपको 9 बजे शाम जो कि रात तक आपको इसका सेट 2 मिल जाएगा, वहाँ पर PDF डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑन रखें। तो फिलहाल हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।